जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शानदार गणितज्ञ की जो ब्लैक होल की भौतिकी और ब्रह्मांड के सबसे उलझे हुए समीकरणों को बस चुटकियों में सुलझा लेता है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो अपने विषय के एकदम मास्टर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी गणितज्ञ को 8वीं कक्षा के 40 शोर मचाते बच्चों से भरे कमरे में बुनियादी बीजगणित मतलब अलजेब्रा पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? मुझे तो लगता है कि स्थिति एक बहुत बड़ी आपदा में बदल जाएगी। हाँ, वो क्लास तो पक्का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सही कहा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी विषय का गहरा ज्ञान होना और उस ज्ञान को किसी दूसरे इंसान के दिमाग में सफलतापूर्वक पहुंचाने का तरीका जानना, ये दोनों पूरी तरह से अलग विज्ञान है। बिल्कुल, एकदम अलग। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी हमारी इस डीप डाइव का विषय यही विज्ञान है, शिक्षक शिक्षा। और इसके लिए हम यूजीसी नेट के बेहद विस्तृत नोट्स को अपना स्रोत बना रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमारा मिशन केवल सतह को छूना नहीं है, बल्कि उन नीतियों, प्रक्रियाओं और उस गहरे दर्शन को डिकोड करना है जो असल में शिक्षकों को गढ़ते हैं। हम सबने स्कूल में बरसों बिताए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे शिक्षकों को कैसे सिखाया जाता है? बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई साधारण जॉब ट्रेनिंग नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक अत्यंत जटिल मिश्रण है। बिल्कुल। इस विषय की गहराई इसी बात से समझी जा सकती है कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में जो आपका पाठ्यक्रम है और छात्र का दिमाग है, उन दोनों के बीच का इकलौता पुल शिक्षक ही होता है। वो इकलौता पुल। हाँ, और स्रोतों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उस पुल का निर्माण रातों रात नहीं होता। ये इंसानी दिमाग के विकास को समझने और अंततः एक पूरे समाज को आकार देने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। मतलब जिस टीचर को हम क्लास में सिर्फ किताबें पढ़ाते हुए देखते हैं, उसके पीछे असल में सिद्धांतों का एक पूरा ढांचा काम कर रहा होता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक ढांचा। तो उस भारी भरकम दर्शन और सिद्धांतों में गोता लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस शिक्षक शिक्षा की बुनियादी संरचना क्या है। सही बात है, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। स्रोतों में सबसे पहली बात जो उभर कर आती है वो है इसकी प्रकृति। ये कोई एक बार का कोर्स नहीं है, बल्कि एक सतत और जीवन भर चलने वाली मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रक्रिया है। हाँ, जो कभी खत्म नहीं होती। इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है सेवा पूर्व या प्री सर्विस शिक्षा। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान उदाहरण ले सकते हैं। ये चरण एक ड्राइविंग सिमुलेटर में गाड़ी चलाना सीखने जैसा है। अच्छा, ड्राइविंग सिमुलेटर। हाँ, मतलब एक सुरक्षित नियंत्रित माहौल जहां डीएलएड या बीएड के छात्र सीखते हैं कि क्लच और ब्रेक कैसे काम करते हैं, बिना इस डर के कि किसी असली कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसी कड़ी में जो दूसरा चरण है ना, जिसे सेवाकालीन या इन सर्विस शिक्षा कहते हैं, वो तब शुरू होता है जब वो ड्राइवर सिमुलेटर से निकलकर असल जिंदगी के एक बेहद व्यस्त और अराजक हाईवे पर गाड़ी चला रहा होता है, जहां असली ट्रैफिक होता है। बिल्कुल, अचानक से परिस्थितियां बदल जाती हैं। उस ड्राइवर को अपनी कार का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत पड़ती है या नए ट्रैफिक नियमों को सीखना पड़ता है। हाँ, तो वो इन सर्विस हो गया। हाँ, ठीक इसी तरह एक शिक्षक को नौकरी के दौरान नई तकनीकों और विधियों से जोड़ने के लिए कार्यशालाएं और रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाते हैं। और देखिए, स्रोत एक तीसरे चरण का भी जिक्र करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम। अरे हाँ, इंडक्शन। ये नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए एक तरह का को पायलट सिस्टम है। जब कोई नया टीचर स्कूल आता है तो ये प्रोग्राम उसे स्कूल के बिल्कुल नए माहौल और संस्कृति में ढलने में मदद करता है। तो सिमुलेटर, फिर को पायलट और फिर हाईवे की असली ड्राइविंग। एकदम सही। और इन तीनों चरणों को दिशा देने के लिए एक पाठ्यक्रम की संरचना भी है, जिसे एनसीईआरटी और एनसीटीई जैसी शीर्ष संस्थाओं ने तैयार किया है। हाँ, जो हमारे देश की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्थाएं हैं। स्रोतों के अनुसार यह संरचना पूरी तरह से शिक्षार्थी केंद्रित है, मतलब लर्नर सेंटर्ड, और इसके स्तरों का विभाजन बहुत ही तार्किक तरीके से किया गया है। वो कैसे? जैसे प्राथमिक स्तर पर पूरा ध्यान बाल विकास और गतिविधि आधारित शिक्षा पर होता है, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चों को खेल खेल में सीखना होता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। फिर माध्यमिक स्तर तक आते आते फोकस विषय विशेषज्ञता और शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी पर शिफ्ट हो जाता है। और जब बात उच्चतर माध्यमिक स्तर की आती है तो मुख्य लक्ष्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना हो जाता है। और पता है, ये जो क्रमिक विकास है ना, ये पूरी तरह से रचनावादी दृष्टिकोण की नींव पर खड़ा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। हाँ, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। देखिए, इस दृष्टिकोण का मूल विचार ये है कि ज्ञान कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है
जिसे शिक्षक सीधे छात्र के दिमाग में उड़ेल दे कि बस ढक्कन खोला और ज्ञान डाल दिया। हाँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ शिक्षक की भूमिका सिर्फ जानकारी बांटने वाले लाउडस्पीकर की नहीं रह जाती। वो एक मार्गदर्शक, एक फैसिलिटेटर बन जाता है, जो एक ऐसा माहौल तैयार करता है जहाँ छात्र अपने अनुभवों और तर्क के आधार पर अपना ज्ञान खुद रच सकें। मतलब ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें। बिल्कुल, इसीलिए इसे रचनावाद कहते हैं। अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बुनियादी ढांचा और ट्रेनिंग के चरण तो स्पष्ट हो गए, लेकिन उस ड्राइविंग सिमुलेटर के अंदर असल में सिखाया क्या जा रहा है? हाँ, उनका सिलेबस क्या होता है? ढांचे से आगे बढ़कर अब नॉलेज बेस या ज्ञान के आधार की ओर चलते हैं। स्रोतों में शिक्षा शास्त्र के कुछ बहुत ही प्रभावशाली विचारकों और दार्शनिकों का जिक्र है। हाँ, बहुत से थ्योरिस्ट्स हैं। और सबसे पहला नाम आता है ली शुल्मन का, जिन्होंने पीसीके मतलब पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज की अवधारणा पेश की। ये शुल्मन का सिद्धांत तो शिक्षक शिक्षा के पूरे परिदृश्य को ही बदल देता है। पीसीके का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या पढ़ाना है, बल्कि ये भी जानना है कि उसे कैसे पढ़ाना है ताकि वो सामने वाले की समझ में आ सके। अगर इसे हम एक शेफ के उदाहरण से समझें, हाँ, बताइए। तो विषय का ज्ञान होना ऐसा है जैसे किसी को रसोई में मौजूद हर एक सामग्री, हर एक मसाले के रासायनिक गुण पता हो। उसे पता हो कि हल्दी में कौन से तत्व हैं या नमक का असर क्या होगा। हाँ, थ्योरी पता है पूरी। लेकिन सिर्फ मसालों का ज्ञान होने से कोई बेहतरीन शेफ तो नहीं बन जाता ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र जुड़ता है। शेफ को ये भी जानना होगा कि आंच कितनी रखनी है, किस सामग्री को किस समय डालना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति उस खाने को खाने वाला है उसका स्वाद कैसा है। वाह, ये तो बहुत सटीक बात है। शुल्मन का पीसीके वही जादुई बिंदु है जहां मसालों का ज्ञान और पकाने की कला आपस में मिलते हैं। विषय का ज्ञान और उसे संप्रेषित करने की तकनीक का ये संगम ही एक आम जानकार को एक बेहतरीन शिक्षक बनाता है। मतलब सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है? एकदम। और इसके आगे स्रोत हमें जोंगी डेंग के विचारों की ओर ले जाते हैं। डेंग का तर्क है कि शिक्षक केवल ऊपर से थोपे गए पाठ्यक्रम को रटाने वाला कोई रोबोट नहीं है, वह खुद एक पाठ्यक्रम निर्माता या करिकुलम मेकर है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि जब कोई शिक्षक 40 अलग-अलग मानसिक स्तर वाले बच्चों की कक्षा में प्रवेश करता है, हाँ, तो वह उस स्थिर छपे हुए पाठ्यक्रम को उन बच्चों की जरूरतों, उनकी पृष्ठभूमि और उनकी समझ के अनुसार ढालकर बिल्कुल एक नया जीवंत रूप दे देता है। बिल्कुल। और यही कारण है कि कोई भी दो कक्षाएं कभी एक जैसी नहीं हो सकती। सही बात है। लेकिन जब हम ज्ञान के इस आधार को और गहराई से खंगालते हैं ना, तो एलन ल्यूक और जुर्गेन हैबरमास के विचार सामने आते हैं, जो शिक्षा को सीधे समाज की संरचना से जोड़ते हैं। समाज की संरचना मतलब कैसे? देखिए, ल्यूक क्रिटिकल पेडागोजी और सत्ता संबंधों पर बात करते हैं, मतलब पावर रिलेशंस। वहीं हैबरमास ज्ञान को 3 स्पष्ट प्रकारों में बांटते हैं: तकनीकी, व्यवहारिक और मुक्तिदायक। एक मिनट। सुनने वालों के मन में शायद ये सवाल उठे कि किसी बच्चे को ABCD या इतिहास की तारीखें पढ़ाने के लिए इन भारी भरकम दार्शनिक सिद्धांतों और सत्ता संबंधों को समझने की क्या जरूरत है? हाँ, ये सवाल आना लाजमी है। मतलब एक शिक्षक का काम तो सिर्फ पढ़ाना है ना, फिर ये मुक्तिदायक ज्ञान या एमेंसिपेटरी नॉलेज क्या चीज है? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि शिक्षा कभी भी तटस्थ नहीं होती, वो न्यूट्रल नहीं है। अच्छा। एलन ल्यूक के सत्ता संबंधों को एक बहुत ही जमीनी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक कक्षा में इतिहास पढ़ा रहा है। ठीक है। अगर वो सिर्फ राजाओं, उनके युद्धों और उनके द्वारा बनाई गई संधियों के बारे में पढ़ाता है, तो वो अनजाने में समाज के पुराने सत्ता ढांचे को ही मजबूत कर रहा है। मतलब वो ये स्थापित कर रहा है कि इतिहास सिर्फ ताकतवर लोगों का होता है। बिल्कुल। और ये हैबरमास के तकनीकी ज्ञान के करीब है, जहां जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लिया जाता है बिना किसी सवाल के। लेकिन अगर वही शिक्षक छात्रों से ये सोचने के लिए कहें कि उस युद्ध के दौरान आम किसानों या महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी, हाँ, या फिर इतिहास की किताबों में किनकी आवाज़ें दबा दी गई हैं, तब वो शिक्षक उस कक्षा में मुक्तिदायक ज्ञान का संचार कर रहा है। इमेंसिपेटरी नॉलेज छात्रों को केवल आज्ञाकारी नागरिक नहीं बनाता, ये उन्हें सवाल पूछना सिखाता है। मतलब उन्हें एक तरह की आजादी देता है। हाँ, ये उन्हें ये समझने की शक्ति देता है कि समाज के नियम किसने बनाए हैं और क्यों बनाए हैं।
ये ज्ञान उन्हें स्वतंत्र विचारक बनाता है, जो अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ मूक दर्शक बनकर स्वीकार नहीं करते, बल्कि अन्याय को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। वाह, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है यार। एक शिक्षक सिर्फ एक विषय नहीं पढ़ा रहा है, वो या तो समाज की यथास्थिति को बनाए रखने का काम कर रहा है या फिर भविष्य में बदलाव की नींव रख रहा है। बिल्कुल, उनके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, दर्शन और सिद्धांत कागजों पर बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, ये तो है। असली चुनौती तब आती है जब एक शिक्षक 50 बच्चों से भरी एक शोरगुल वाली कक्षा में खड़ा होता है, जहां कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है या कोई पीछे बैठकर कागज के जहाज उड़ा रहा है। वहां वो इन भारी सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लाता है। और उस अराजकता के बीच ही एक अवधारणा जन्म लेती है, जिसे चिंतनशील शिक्षण या रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहा जाता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग। हाँ, एक महान शिक्षक का काम घंटी बजने के साथ खत्म नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि चिंतनशील शिक्षण वह प्रक्रिया है जहां शिक्षक एक वैज्ञानिक की तरह अपने ही शिक्षण प्रथाओं का लगातार विश्लेषण करता है। मतलब वो खुद को एनालाइज करता है। बिल्कुल। क्लास खत्म होने के बाद वो खुद से सवाल करता है कि आज मेरी कौन सी रणनीति काम आई, जो तरीका कल कारगर था वो आज क्यों विफल हो गया, या वो पीछे बैठा छात्र आज पूरे समय शांत क्यों था। हाँ, ठीक यही सब। और इस विश्लेषण के लिए शिक्षक रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखते हैं, अपनी ही कक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक्शन रिसर्च करते हैं, या फिर अपने सहकर्मियों को बुलाकर अपनी कक्षा का अवलोकन करवाते हैं, जिसे पीयर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और इस व्यवहारिक पहलू को संरचना देने के लिए स्रोतों में शिक्षक शिक्षा के कुछ विशेष मॉडल्स का भी उल्लेख किया गया है। हाँ, 3 मुख्य मॉडल्स हैं। पहला है व्यवहारवादी मॉडल या बिहेवियरिस्टिक मॉडल, जो उद्दीपन अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स और कौशल प्रशिक्षण पर आधारित है। दूसरा योग्यता आधारित मॉडल है, जहां ध्यान उन योग्यताओं पर होता है जिन्हें स्पष्ट रूप से मापा जा सके। हाँ, जैसे कि माइक्रो टीचिंग के माध्यम से छोटे छोटे कौशल विकसित करना। बिल्कुल। और तीसरा है पूछताछ उन्मुख मॉडल, इंक्वायरी ओरिएंटेड, जो दार्शनिक जॉन डेवी के लर्निंग बाय डूइंग और समस्या समाधान की विचारधारा पर खड़ा है। एकदम सही। अब एक मिनट, मुझे यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? अगर हम इस व्यवहारवादी मॉडल पर ध्यान दें, जो उद्दीपन अनुक्रिया की बात करता है, तो यह अवधारणा काफी हद तक जानवरों की ट्रेनिंग जैसी लगती है। अच्छा। मतलब अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, गलत दिया तो सजा मिलेगी। अभी कुछ ही देर पहले हमने हैबरमास के मुक्तिदायक ज्ञान और स्वतंत्र आलोचनात्मक सोच की बात की थी। क्या ये इनाम और सजा वाला मॉडल उस स्वतंत्र सोच वाले दर्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं खड़ा है? ये विरोधाभास सतह पर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, मैं मानती हूँ, है ना? लेकिन जब हम इसे एक असली कक्षा की मनोवैज्ञानिक जरूरतों के चश्मे से देखते हैं तो बात समझ में आती है। देखिए, शिक्षा में कोई भी एक परफेक्ट मॉडल नहीं होता जो हर स्थिति में लागू हो सके। बात तो सही है। जब आप 5 साल के बच्चे को सड़क सुरक्षा के नियम सिखा रहे होते हैं, या गणित के पहाड़े रटा रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइपिंग जैसा कोई विशुद्ध शारीरिक कौशल सिखा रहे होते हैं, तब आप दर्शन शास्त्र का सहारा नहीं ले सकते। हाँ, वहां तो प्रैक्टिस ही चाहिए। बिल्कुल। उन बुनियादी चीजों के लिए ड्रिल, निरंतर अभ्यास और त्वरित फीडबैक की आवश्यकता होती है, जो कि व्यवहारवादी मॉडल का हिस्सा है। ये मॉडल कक्षा में एक बुनियादी अनुशासन और मूलभूत कौशल स्थापित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। अच्छा, तो मतलब बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए व्यवहारवाद जरूरी है। हाँ। और एक बार जब वो नींव तैयार हो जाती है, तब उच्च स्तर की समझ, विश्लेषण और मुक्तिदायक ज्ञान विकसित करने के लिए शिक्षक को गेर बदलकर पूछताछ उन्मुख मॉडल पर आना होता है। एकदम सटीक। एक कुशल शिक्षक के पास ये सभी मॉडल्स एक टूलबॉक्स के औजारों की तरह होते हैं। उसे ये अच्छी तरह पता होता है कि किस स्थिति में हथौड़े का इस्तेमाल करना है और कब पेचकस का। वाह! अब इस टूलबॉक्स को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं। एक शिक्षक शून्य में काम नहीं करता, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम और पूरी मशीनरी काम करती है। बहुत बड़ी मशीनरी है इसके पीछे। स्रोतों में एजेंसियों का एक पूरा पदानुक्रम मौजूद है। NCERT, NCTE, UGC, राज्य स्तर पर SCERT और जिला स्तर पर डाइट्स। लेकिन ये संस्थाएं सिर्फ कागजों पर नीतियां नहीं बनाती, इनका जमीनी असर क्या होता है? इसे समझने के लिए हमें उस पूरी श्रृंखला को देखना होगा। मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में बैठे NCERT के विशेषज्ञों ने एक नीति बनाई कि अब स्कूलों में रटने की बजाय प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, नीति बन गई।
लेकिन ये नीति तब तक निरर्थक है जब तक ये किसी सुदूर गांव के स्कूल तक ना पहुंचे। यहीं पर राज्य स्तर की SCRTs उस नीति को स्थानीय भाषा और राज्य की विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से ढालती हैं। और फिर डाइट्स की भूमिका शुरू होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। हाँ, और ये श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। डाइट्स सीधे जमीनी स्तर पर उन गांव और कस्बों के शिक्षकों को बुलाकर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। मतलब वो डायरेक्ट ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल। वे उन शिक्षकों को यह सिखाते हैं कि उस राष्ट्रीय नीति को उनकी सीमित संसाधनों वाली कक्षा में कैसे लागू किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों ने इसी तंत्र के माध्यम से ट्रेनिंग को भारत के कोने-कोने तक पहुंचाया है। ये बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम है। और देखिए, श्रोतों का एक और खंड इस पूरी चर्चा को एक मानवीय और नैतिक गहराई देता है। हाँ, नैतिकता बहुत जरूरी है इस पेशे में। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षण कोई 9 से 5 की आम नौकरी नहीं है। बिल्कुल। ये एक पूर्ण विकसित पेशा है। और किसी भी पेशे की पहचान उसके नैतिक कोड से होती है। बिल्कुल। और जब हम शिक्षक की पेशेवर नैतिकता की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है छात्रों के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट। हाँ, एक कक्षा में अलग अलग जातियों, धर्मों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चे आते हैं। उन सभी के बीच समानता बनाए रखना, निष्पक्षता दिखाना और उस विविधता का सम्मान करना, ये एक शिक्षक का सबसे बड़ा नैतिक दायित्व है। सही बात है। इसके अलावा एक शिक्षक का खुद का आंतरिक मोटिवेशन तो जरूरी है ही, लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि स्कूल का माहौल और वहाँ का प्रबंधन भी शिक्षक के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर स्कूल का माहौल दमनकारी है तो एक बहुत ही ट्रेन्ड शिक्षक भी मुक्तिदायक ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो ये इकोसिस्टम और नैतिकता का तालमेल बहुत जरूरी है। एकदम। अब चूंकि हम सिस्टम और भविष्य की बात कर रहे हैं, तो नवाचार मतलब इनोवेशन की चर्चा तो अपरिहार्य हो जाती है। हाँ, तकनीक के बिना तो आज बात अधूरी है। स्रोतों के अंतिम हिस्से में तकनीक का भारी जिक्र है। ICT इंटीग्रेशन, स्मार्ट क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग, मूक्स और सबसे बड़ी क्रांति शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ने तो सब बदल कर रख दिया है ना? जिस अकल्पनीय गति से AI और स्मार्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स विकसित हो रहे हैं, उसे देखते हुए मेरे जहन में एक बहुत ही तीखा सवाल आता है। बताइए। जब एक मशीन के पास दुनिया भर की हर किताब का डेटा है, जो कभी थकती नहीं और जो एक बच्चे के सीखने की गति के अनुसार अपने आप को सेकंडों में ढाल सकती है, तो क्या भविष्य में ये AI सिस्टम इन उच्च प्रशिक्षित मानव शिक्षकों की पूरी तरह से जगह ले लेंगे? देखिए, ये आज की शिक्षा जगत की सबसे बड़ी बहस है। हाँ। लेकिन स्रोतों में AI को शिक्षा में नवाचार के तहत रखा गया है, ना कि शिक्षक के विकल्प के रूप में। मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है? नहीं। इसे समझने के लिए हमें वापस उसी पेशेवर नैतिकता और सहानुभूति पर जाना होगा। एक AI सिस्टम कैलकुलस के समीकरण या पानी का वाष्पीकरण बहुत ही शानदार एनिमेशन के साथ समझा सकता है, शायद एक इंसान से भी बेहतर। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर क्लास में बैठा कोई बच्चा इसलिए उदास है क्योंकि सुबह घर पर उसके माता पिता का झगड़ा हुआ था, तो कोई भी AI एल्गोरिथम उस उदासी को नहीं पढ़ सकता। वाह, सही बात है। वो तो उसे समझ ही नहीं पाएगा। यही सबसे बड़ा अंतर है। AI उस बच्चे के चुप रहने को सिर्फ डेटा में कमी या लो एंगेजमेंट मानेगा, लेकिन एक मानव शिक्षक अपनी सहानुभूति से, एम्पैथी एम्पैथी से उस बच्चे के चेहरे के भाव पढ़ लेगा, उसके पास जाकर बैठेगा और उसे एक सुरक्षित मानसिक माहौल देगा। ये तो मशीन नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त AI उसी डेटा पर काम करता है जो उसे इंसानों ने दिया है, और उसमें समाज के पुराने पूर्वाग्रह शामिल हो सकते हैं। उस AI के निष्कर्षों पर सवाल उठाने के लिए, उस मुक्तिदायक ज्ञान की चिंगारी सुलगाने के लिए एक मानव शिक्षक की आवश्यकता हमेशा रहेगी। मतलब वो सिर्फ एक टूल है? बिल्कुल। AI शिक्षक का एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है। जैसे किसी जमाने में ब्लैक बोर्ड एक नवाचार था, वो शिक्षक की जगह नहीं ले सकता, वो केवल उसके पढ़ाने के तरीके को बदल सकता है। तो कुल मिलाकर AI एक बहुत ही सक्षम सहकर्मी बन सकता है, लेकिन वो शिक्षा की आत्मा नहीं बन सकता। एकदम सटीक बात कही आपने। इस डीप डाइव ने आज जिस तरह से परतों को खोला है, वो सच में आंखें खोलने वाला है।
हमने शुरुआत एक बुनियादी सवाल से की थी और देखा कि कैसे शिक्षक शिक्षा एक साधारण सी ट्रेनिंग से आगे बढ़कर मनोविज्ञान, दार्शनिक सिद्धांतों, नैतिकता और भविष्य की एआई तकनीक का एक विशाल और जटिल विज्ञान बन जाती है। हाँ, ये एक पूरा सफर है। शूलमैन के पीसीके में मसालों के सही अनुपात से लेकर हबरमास के सत्ता को चुनौती देने वाले मुक्तिदायक ज्ञान तक, ड्राइविंग सिमुलेटर जैसी सुरक्षित ट्रेनिंग से लेकर 50 बच्चों की अराजक कक्षा में चिंतनशील अभ्यास तक, हमने उस पूरी यात्रा को डिकोड किया है जो एक सामान्य व्यक्ति को शिक्षक बनाती है। और ये पूरी चर्चा इस बात का प्रमाण है कि जब कोई शिक्षक हमारी या किसी भी छात्र की जिंदगी को बदलता है, तो वो बदलाव कोई चमत्कार नहीं होता। उसके पीछे बरसों का निरंतर पेशेवर विकास, जमीनी स्तर पर काम करने वाली डायोड्स जैसी संस्थाओं की मेहनत और शिक्षा विज्ञान की एक पूरी व्यवस्थित विरासत खड़ी होती है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद किसी भी शिक्षक को देखने का नजरिया यकीनन बदल जाता है। आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं श्रोताओं के विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज हमने एआई और मानवीय सहानुभूति के तालमेल को समझा और ये भी देखा कि एआई शिक्षक की जगह नहीं लेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर तकनीक, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी अविश्वसनीय गति से विकसित होते रहे, तो क्या 2050 तक कक्षा या स्कूल जैसी किसी भौतिक जगह का कोई अस्तित्व बचेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर क्या भविष्य के शिक्षक पारंपरिक अर्थों में पढ़ाने वाले शिक्षक न होकर सिर्फ लर्निंग आर्किटेक्ट बन जाएंगे, जिनका काम केवल एआई के साथ मिलकर बच्चों के दिमाग के लिए वर्चुअल अनुभवों को डिजाइन करना होगा? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।